हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी इस क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज में राजस्थान के एकीकरण का रिवीजन करेंगे। राजस्थान के एकीकरण के रिवीजन में हम देखेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण हुए, उनमें कितना समय लगा और कौन से चरण में कौन कौन सी रियासतों का एकीकरण किया गया था। आइए शुरू करते हैं। आजादी के समय जब देश आजाद हुआ अर्थात 1947 में राजस्थान की जो राजनीतिक दृष्टि से भाग में बटे हुए थे, कितने पॉलिटिकल भागों में बटी हुई थी। राजस्थान जो बटी हुई थी वो रियासतों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेशों में बटी हुई थी। राजस्थान में उस समय कुल 19 रियासतें हुआ करती थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय जो केंद्र शासित प्रदेश था उसका नाम था अजमेर, मेरवाड़ा, और जो 3 ठिकाने थे उनका नाम था लावा, कुशलगढ़, नीमराणा। अब बात आती है कि ये 19 रियासतें कौन सी थी। इनमें हम देखेंगे कि इनमें रियासतें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। ये कुल मिलाकर उस समय 19 रियासतें थी राजस्थान में, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमारे इन सब चीजों को मिलाकर एक राजस्थान के निर्माण करने में कितने चरण हुए, उन चरणों में कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ, इसका हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे हम देखेंगे रियासती विभाग। रियासती विभाग का कार्य क्या था कि जो भारत की जो रियासतें थी ना, जो रियासतें 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र हो गई थी, उनको भारत संघ में शामिल करना या भारत में उनका विलय करना, इस कार्य के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। इस रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे। सचिव वीपी मेनन थे। कार्य क्या था? रियासतों का भारत में विलय करना। शर्तें क्या थी? रियासती विभाग ने 2 शर्तें रखी थी। शर्तें क्या थी कि जनसंख्या जो है ना वो 10 लाख और इनकम 1 करोड़ से अधिक। जिन भी रियासतों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होगी और उनकी इनकम 1 करोड़ से अधिक होगी, वो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी। ये इन्होंने शर्तें रखी थी। रियासती विभाग, इनकी स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, सचिव इसके वीपी मेनन होते हैं। इसका कार्य था जो रियासतें अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र हुई थी उनका भारत संघ में विलय करना। शर्तें क्या रखी थी? इन्होंने घोषणा की थी कि वे रियासतें जिनकी जनसंख्या तो 10 लाख से अधिक है और जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपए से अधिक है, वो ही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती हैं। अब इन शर्तों के अनुसार राजस्थान की 4 रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी। उनमें पहली रियासत थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी रियासत थी बीकानेर और चौथी रियासत थी उदयपुर।
ये 4 रियासतें ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रियासती विभाग की घोषणा या शर्त के अनुसार रख सकते थे। इसके बाद राजस्थान की जो बची हुई 15 रियासतें थी उनमें अपने अस्तित्व को लेकर खतरा उत्पन्न हो गया और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के संघ बनाने का प्रयास किया जाता है। अब देखते हैं आगे हम विभिन्न प्रकार के संघ पढ़ेंगे। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगता है? यह समय लगेगा 8 साल 7 माह 14 दिन, इतना समय लगता है। कितने प्रकार के संघ बने, कौन कौन से संघ बनाने का प्रयास किया और वो संघ बनाने का प्रयास किसने किया, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। ये संघ का निर्माण क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो कंडीशन जो रखी थी रियासती विभाग ने, उसके अनुसार राजस्थान की 15 जो रियासतें थी वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बनाकर रख सकती थी। इस कारण से इन संघ का निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले संघ बनाने का प्रयास किया जाता है राजस्थान यूनियन के नाम से, और ये जो संघ बनाने का प्रयास है ये मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। भोपाल सिंह राजस्थान, मालवा, गुजरात, इन तीनों के शासकों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये जो संघ होता है ये असफल हो जाता है। इसके बारे में एक सम्मेलन 1946 में उदयपुर में भी आयोजित किया जाता है। यह संघ असफल क्यों हो जाता है? इसके असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि ये जो राजा थे राजस्थान, मालवा और गुजरात के, इनमें आपसी विश्वास की कमी थी, अर्थात ये एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, जिसके कारण राजस्थान यूनियन बनाने का जो सपना था महाराणा भूपाल सिंह का वो सफल नहीं हो पाता है और इस यूनियन की स्थापना नहीं हो पाती। हमारे लिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के जो महाराणा थे उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद जयपुर के महाराजा मानसिंह के द्वारा। जयपुर के जो महाराजा मानसिंह है वो आसपास की रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह संघ भी विफल हो जाता है क्योंकि इन राजाओं में आपसी अविश्वास की कमी होने के कारण यह संघ का निर्माण नहीं हो पाता। अब आता है हाड़ौती। हाड़ौती संघ जो है वो हाड़ौती की जो रियासतें थी उनको मिलाकर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसमें कोटा के जो महाराव भीम सिंह थे, महाराव भीम सिंह, उनके द्वारा इस संघ को बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इस संघ को बनाने का प्रयास कोटा महाराव भीम सिंह द्वारा किए जाते हैं और कोटा, बूंदी और झालावाड़ की रियासत को मिलाकर इस संघ का निर्माण वो करना चाहते हैं। लेकिन जो झालावाड़ और बूंदी के जो राजा होते हैं वो सोचते हैं कि ये कोटा जो महाराव है अपनी महत्वाकांक्षा बृहत्तर कोटा की पूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए इस संघ का निर्माण कर रहे हैं। इन शासकों में भी आपसी अविश्वास होने के कारण ये संघ भी विफल हो जाता है और इसका निर्माण भी नहीं हो पाता। इसके बाद वागड़ संघ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की रियासतों को मिलाकर महारावल लक्ष्मण सिंह, जो कि डूंगरपुर के शासक थे, वो वागड़ संघ के निर्माण का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर भी वही होता है कि इनमें आपसी अविश्वास के कारण या एक दूसरे पर विश्वास नहीं करने के कारण यह संघ भी विफल हो जाता है और इस संघ का निर्माण भी नहीं हो पाता। हमारे लिए क्वेश्चंस क्या बनेंगे? राजस्थान यूनियन की स्थापना किसने की? महाराणा भूपाल सिंह। हाड़ौती संघ बनाने की स्थापना किसने की थी या हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? कोटा महाराव भीम सिंह। और वागड़ संघ बनाने का प्रयास किसने किया था? तो महारावल लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर। इनके द्वारा इन संघों के निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के एकीकरण के चरण। सबसे पहला है राजस्थान के एकीकरण के कुल कितने चरण हुए? तो राजस्थान के एकीकरण के चरण हुए थे 7। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था। राजस्थान के एकीकरण के जो कुल चरण थे वो 7 थे। पहला चरण जिसका नाम मत्स्य संघ था, ये कितनी तारीख को हुआ? 17 या 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है और उद्घाटन होता है भरतपुर में। भरतपुर में उद्घाटन किया जाता है किसके द्वारा? नरहरि विष्णु गाडगिल इसका उद्घाटन करते हैं। इसकी राजधानी जो थी मत्स्य संघ की वो अलवर को बनाया जाता है। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया जाता है। इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो इसमें जो रियासतें शामिल थी उनमें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर इस संघ का बनाने का प्रयास किया जाता है। इस संघ को बनाया जाता है, प्रयास नहीं, इस संघ को बनाया जाता है। इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो है ABCD।
ए से अलवर, बी से भरतपुर, करौली वैसे तो बनता है के से, लेकिन आपको सी से बनाना है, और डी से धौलपुर। इन 4 रियासतों को मिलाकर इसका एकीकरण किया जाता है, मत्स्य संघ का निर्माण किया जाता है। इसके बाद ठिकाना, इसमें एक ठिकाने का विलय किया जाता है। ठिकाना था नीमराणा। नीमराणा जो ठिकाना था उसका विलय मत्स्य संघ में किया जाता है। इसके बाद इनकी जो आय थी वो 184 लाख थी, 184 लाख थी या 1.84 करोड़ थी। ठीक है। राज प्रमुख किसे बनाया गया? धौलपुर शासक उदय भान सिंह इसमें राज प्रमुख बनाए गए थे, और उप राज प्रमुख करौली शासक गणेश पाल देव को बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत जो कि अलवर से थे, उनको बनाया गया था। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। मत्स्य संघ में हमने देखा कि इस मत्स्य संघ की जो राजधानी थी वो अलवर थी। इसके अलावा इसका उद्घाटन 17 और 18 मार्च 2025 को होता है। 17 मार्च और 18 मार्च दोनों ऑप्शन में हो तो हमें 18 मार्च को सही मानना है, क्योंकि वीपी मेनन की जो किताब है उसमें 18 मार्च की डेट उत्कीर्ण है। लेकिन यदि 18 मार्च ऑप्शन में नहीं आता है और 17 मार्च ही आता है, तब हमें सही आंसर 17 मार्च मानना है, क्योंकि इसकी डेट में विरोधाभास है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई थी? इसमें रियासतें मिलाई गई अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। 4 रियासतों को विलय किया गया। एक इसके साथ ठिकाना लिया गया था, ठिकाना था नीमराणा। इसके अलावा इस चरण में जो राज प्रमुख बनाए जाते हैं वो धौलपुर शासक उदयभान सिंह बनाए जाते हैं। उपराज प्रमुख करौली शासक गणेश पाल देव को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। इसके साथ साथ उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया जाता है। अब हमने 2 शासक तो पढ़ लिए, ये धौलपुर के शासक थे, ये थे करौली के शासक। इस समय अलवर का जो शासक था वो था तेज सिंह, और भरतपुर के शासक का नाम था ब्रजेंद्र सिंह। ये मत्स्य संघ जो नाम है ये किसके सुझाव पर दिया गया था? तो ये जो नाम सुझाया था वो थे के एम मुंशी। के एम मुंशी ने इस संघ का नाम मत्स्य संघ दिया था, इसलिए इस संघ का नाम मत्स्य संघ पड़ा। मत्स्य संघ या राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के बारे में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी का रिवीजन कर लिया है। एक बार फिर देख लें। मत्स्य संघ का उद्घाटन 17-18 मार्च। करता कौन है? एनवी गाडगिल। होता कहां पे है? भरतपुर। ठीक है। राजधानी अलवर, रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसके बाद ठिकाना नीमराणा। आय 184 लाख। राज प्रमुख उदयभान सिंह, उपराज प्रमुख गणेश पाल देव, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। अलवर के शासक का नाम तेज सिंह, भरतपुर के शासक का नाम ब्रजेंद्र सिंह। ये चीजें हमने पढ़ी, और मत्स्य संघ का जो नाम दिया था वो के एम मुंशी के कहने पर इस संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। ये टोटल बात हमने राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण से संबंधित पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। दूसरा चरण जो था इसे राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान कहा जाता है। अब जैसे हमने देखा पूर्व राजस्थान, तो इसमें पूर्व की रियासतें आएंगी, इसके साथ साथ दक्षिण की रियासतें आएंगी, और ये टोंक के पास वाला एरिया ये इसमें शामिल होगा। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान का विलय किया जाएगा। ये जो चरण होता है इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को होता है, और वो ही नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहां रियासतें। ये वो चरण है जिसमें सबसे अधिक रियासतों का विलय किया जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन से चरण में राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय किया गया था, तो वो दूसरा चरण है। इस चरण में कुल 9 रियासतें आएंगी जिनका विलय किया जाएगा। इनमें याद करने की एक ट्रिक है। सबसे पहले हम दक्षिण भारत चलेंगे। दक्षिण भारत में महारावल लक्ष्मण सिंह के द्वारा वागड़ संघ का निर्माण करने का प्रयास किया गया। जिन 3 रियासतों को मिलाकर उन्होंने वागड़ संघ के निर्माण का प्रयास किया था वो तीनों रियासतें यहां आ जाएंगी। उसमें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये 3 रियासतें हमने देखी थी। इन तीनों को मिलाकर महारावल जो लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने वागड़ संघ की स्थापना का प्रयास किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था हाड़ौती संघ। हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास कोटा महाराव भीम सिंह के द्वारा किया गया था, इसलिए। और जिन 3 रियासतों को मिलाकर किया गया था वो तीनों रियासतें यहां आ जाएंगी। उन तीनों रियासतों में शामिल थी कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये तीनों रियासत यहां पर शामिल थी। इसके अलावा 3 रियासतें और आएंगी, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक।
ये 3 रियासत और इसमें शामिल होंगी। टोटल ये 9 रियासतों का विलय राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से किया गया था दूसरे चरण में। ठीक है, इसके बाद 2 ठिकाने थे, कुशलगढ़ और लावा। इनका विलय राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था। इस चरण के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे वो कोटा महाराव भीम सिंह बनाए गए थे। वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख जो बने थे वो बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह बने थे। और कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह बने थे। ये तीनों आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अब तक हमने राजस्थान संघ में क्या पढ़ा? राजस्थान संघ में हमने पढ़ा कि इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को कोटा में होता है। कोटा को ही इसकी राजधानी बनाया जाता है। ये पॉइंट जो छूट गया था वो लिख लें कि इसकी जो राजधानी थी वो कोटा थी। कोटा को दूसरे चरण की राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन हमने देखा एनवी गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, उद्घाटन हो गया। उद्घाटन के बाद हमने देखा कि कितनी रियासतें, सबसे ज्यादा रियासतों का विलय दूसरे चरण में हुआ था। 9 रियासतें थी। दक्षिण राजस्थान की तीनों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर उसके बाद हाड़ौती संघ वाली तीनों, कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर आएगी किशनगढ़, शाहपुरा और टोंक। इन 9 रियासतों का विलय दूसरे चरण में किया गया था। इसके साथ 2 ठिकाने लिए गए थे, कुशलगढ़ और लावा। राज्य प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह को बनाया गया था। कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे उनको बनाया गया था। इसके बाद इतनी चीजें हमने अभी तक दूसरे चरण में पढ़ी हैं। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये शाहपुरा रियासत से थे। शाहपुरा प्रजामंडल से भी ये संबंधित थे और शाहपुरा रियासत से इनका संबंध था। इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहले चरण के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। महारावल चंद्रवीर सिंह, इनका एक कोटेशन है या इनका एक कथन है, वो हमें याद रखना। इन्होंने कहा था, जब ये विलय पत्र पर साइन कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। कोटा महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर साइन करते समय ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ये शब्द जो बोले थे ये कोटा महारावल चंद्रवीर सिंह द्वारा बोले गए थे विलय पत्र पर साइन करते समय। अब एक व्यक्ति का नाम यह लिखा हुआ है, माणिकलाल वर्मा। अब एक कहानी सुनिए। कहानी ये थी कि जब राजस्थान संघ का निर्माण हो रहा था ना, तब बूंदी के जो शासक थे बहादुर सिंह, वो चाहते थे कि मेवाड़ रियासत का विलय भी इसमें हो जाए, क्योंकि अगर मेवाड़ रियासत का विलय होता है तो कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख नहीं बनाया जाएगा। इसलिए उन्होंने इसके लिए विशेष प्रयास किए कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह इसी संघ में शामिल हो जाए। लेकिन मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और उनके दीवान ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा था कि मेवाड़ या उदयपुर उन रियासतों में शामिल थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी, क्योंकि उसकी जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक थी और उनकी इनकम भी 1 करोड़ से अधिक थी। इसलिए माणिकलाल वर्मा जो थे वो उदयपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने संविधान सभा में कहा था कि मेवाड़ के महाराणा और उनके दीवान, मेवाड़ की जो 20 लाख जनता है उनके भाग्य का फैसला अकेले नहीं कर सकते। ये जो कथन था ये माणिकलाल वर्मा ने कहा था। अगर आपको मिले कि 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला मेवाड़ महाराणा और उनका दीवान अकेले नहीं कर सकते, तो ये कथन जो बोला था ये माणिकलाल वर्मा के द्वारा कहा गया था। अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण होता है राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण का नाम जो था वो संयुक्त राजस्थान था। इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है पूर्वी या राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय होता है, तब इस संघ का निर्माण होता है। इसका जो उद्घाटन की दिनांक थी वो थी 18 अप्रैल 1948। उद्घाटन का स्थान था उदयपुर और इसकी जो राजधानी थी वो भी थी उदयपुर। उद्घाटन किया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। ठीक है। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। किस किस के मिले से? राजस्थान संघ में जब मेवाड़ का विलय होगा तो संयुक्त राजस्थान बनेगा। किया कब गया? 18 अप्रैल 1948। उद्घाटन कहां हुआ? उदयपुर। तीसरे चरण की जो राजधानी थी वो उदयपुर को बनाया गया और उद्घाटन करता कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उद्घाटन करते थे। रियासत
अभी हमने देखा कि मेवाड़ रियासत के विलय करने के बाद इस संघ का निर्माण होता है। राज्य प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन रिपीट करता हूं यहां पर, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा कौन सा संघ बनाने का प्रयास किया गया था? तो हमने पढ़ा है राजस्थान यूनियन जो बनाने का प्रयास था वो कोटा नहीं, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह द्वारा किया गया था। वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह को, महाराव भीम सिंह ने कौन सा संघ बनाने की कोशिश की थी? तो इन्होंने हाड़ौती संघ बनाने की प्रयास किया था। इसके बाद कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख इसमें दो थे, बूंदी के बहादुर सिंह थे और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे। इनके द्वारा वागड़ संघ के निर्माण का प्रयास किया गया था। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा को बनाया जाता है। माणिकलाल वर्मा इसके प्रधानमंत्री बनते हैं। अब जब मेवाड़ महाराणा राजस्थान में शामिल हो रहे थे या राजस्थान संघ में उनका विलय किया जा रहा था, तब उन्होंने कुछ मांगे रखी थी। मांगे क्या रखी थी? इन्होंने कहा था कि मुझे 20 लाख रुपये प्रीवी पर्स चाहिए और मैं आजीवन राज प्रमुख रहूंगा। ये चीज इन्होंने मांगे रखी थी। इनकी मांगों को मान लिया गया, लेकिन इस 20 लाख की मांग को उन्होंने डिवाइड कर दिया। 10 लाख प्रीवी पर्स दी गई, 5 लाख राज्य प्रमुख वेतन था और 5 लाख रुपए ही इनको दिए गए थे धार्मिक कार्यों के लिए। ये सब चीजें की गई थी राजस्थान का एकीकरण जब किया जा रहा था तब। विशेष उपबंध क्या थे? विशेष उपबंध ये थे, पहला था कि कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और दूसरा था कि विधानसभा का एक सत्र कोटा में होगा। ये दो विशेष उपबंध कोटा के लिए किए गए थे। ये चीजें थी। अब हमने पढ़ा तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमने क्या क्या देखा? तीसरे चरण में हमने देखा कि इस चरण का जो उद्घाटन था वो 18 अप्रैल 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उदयपुर में किया जाता है। उदयपुर इस चरण की राजधानी थी। इस चरण का नाम संयुक्त राजस्थान था। राजस्थान संघ में मेवाड़ रियासत का विलय होने के बाद इस चरण को संयुक्त राजस्थान कहा गया था। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा इसके राज्य प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख कोटा महाराव भीम सिंह, कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा। मांग थी, जब मेवाड़ का विलय किया जा रहा था तो मेवाड़ महाराणा द्वारा जो मांगे रखी थी वो मांग क्या थी? 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स और आजीवन राज प्रमुख। मांगे मान ली गई। 20 लाख में से 10 लाख प्रीवी पर्स, 5 लाख रुपए वेतन और 5 लाख रुपए धार्मिक कार्यों के लिए। फिर विशेष उपबंध किए गए थे। कोटा को विशेष प्रयास किए जाएंगे कोटा के विकास के लिए, और दूसरा किया गया था कि एक विधानसभा का एक सत्र, सालाना विधानसभा का एक सत्र वो कोटा में आयोजित किया जाएगा। ये इसके विशेष उपबंध थे। ये था राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण। अब हम चलते हैं आगे। राजस्थान एक व्यक्ति और है, राम मनोहर लोहिया। इन्होंने एक समिति का गठन किया था, राजस्थान आंदोलन समिति। क्वेश्चन सीधा यही पूछा जाएगा कि राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। और किया क्यों था? यह किया था कि राजस्थान की जो शेष रियासतें बच रही थी उनका विलय जल्दी किया जाए। इसलिए इन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया। अब आते हैं हम चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण जो था, अब तक की 3 तिथियां जो थी वो 18, 25, 18 थी। 18 मार्च, ये भी मार्च और ये अप्रैल, और इनकी जो ईयर थी वो थी 1948। अब आते हैं हम चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण में जो व्रत राजस्थान है, इसकी जो तिथि होती है ये है 30 मार्च 1949। दिनांक मैंने यहां बताई दी आपको, 30 मार्च 1949। उद्घाटन करता वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासतें, इसमें 4 रियासतों का विलय किया जाता है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इन 4 रियासतों का इसमें विलय किया जाता है। इसको याद करने की ट्रिक है 3 जे और बी। 3 जे, 3 तो जे आएंगे और 1 बी आएगा। इसको याद करने की ट्रिक ये है। 30 मार्च 1949 को जयपुर में सरदार पटेल के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर का इसमें विलय किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इसमें महाराज प्रमुख
अभी हमने पिछले जब तीसरा चरण पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि राज प्रमुख का जो पद था वो आजीवन मांगा था मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, इसलिए उनको अब इस चरण में महाराज प्रमुख बना दिया गया मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। राज प्रमुख का जो पद था वो महाराजा मानसिंह जयपुर को दिया गया। महाराजा मानसिंह जो जयपुर के थे उनको राज प्रमुख बनाया गया। महाराणा भूपाल सिंह जो मेवाड़ के थे उन्हें महाराज प्रमुख बनाया गया। वरिष्ठ उपराज प्रमुख में हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह जो थे जोधपुर से, उनको बनाया गया। और कोटा महाराव भीम सिंह, इनको बनाया गया। कनिष्ठ उपराज प्रमुख में बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर चीजें हमें देखनी है। क्या देखना है? चौथा चरण व्रत राजस्थान, इसको नाम दिया गया। व्रत राजस्थान नाम क्यों दिया गया? क्योंकि संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतों का विलय किया गया, इसलिए इसे व्रत राजस्थान नाम दिया गया। इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जयपुर में किया गया। ठीक है। इसके जो महाराज प्रमुख बनाए गए वो थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख थे जयपुर महाराजा मान सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह, कोटा महाराव भीम सिंह, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी महाराजा बहादुर सिंह और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मण सिंह इनके कनिष्ठ उपराज प्रमुख थे। ये चीजें हमने अब तक पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रीवी पर। मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। अब तक पिछले वाले सभी चरणों में प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। इस चरण से मुख्यमंत्री शब्द का प्रयोग शुरू होता है चौथे चरण से। अब आते हैं प्रीवी पर्स पे। प्रीवी पर्स में जयपुर के लिए जो प्रीवी पर्स थी वो 18 लाख तय की गई, जोधपुर के लिए 17.5 लाख और बीकानेर के लिए 17 लाख प्रीवी पर्स तय की गई। अब एक समिति का नाम हम यहां पर पढ़ेंगे, BR पटेल समिति। जब इन सब का विलय किया जा रहा था तो जयपुर और जोधपुर इन दोनों में राजधानी को लेकर विवाद हो गया। इस राजधानी को लेकर हुए विवाद का समाधान निकालने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उस समिति का नाम था BR पटेल समिति। इस BR पटेल समिति ने जयपुर में राजधानी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया था या इसका समाधान किया था। इस अर्थात कौन सी समिति की सिफारिश पर जयपुर में राजधानी रखी गई थी? चतुर्थ चरण में तो BR पटेल आएगा। ठीक है। जब जयपुर के साथ जोधपुर आएगा विवाद में तब उस समिति का जो नाम है या कमेटी का नाम है वो BR पटेल आएगा। अगला राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण या पंचम चरण, इसे संयुक्त वृहत्तर राजस्थान कहा जाता है। दिनांक क्या थी? अब तक की दिनांकें हमें याद होनी चाहिए। एक ट्रिक से याद रखो, 18, 25, 18 ये तीनों 1948 की हैं। यहां मार्च है, यहां अप्रैल है, यहां मार्च है। फिर हमने पढ़ा 30 मार्च। इस 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर अब आती है अगली तिथि 15 मई। ये दिनांक थी 15 मई 1949। इस दिनांक को मत्स्य संघ का विलय किया जाता है राजस्थान में या संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, वृहत राजस्थान में इसका विलय कर दिया जाता है। इन दोनों के विलय से बनता है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है। एक समिति थी शंकर देव समिति। इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय इसमें किया जाता है। कौन सी समिति ने सिफारिश दी थी? शंकर देव समिति ने। एक व्यक्ति था शोभाराम कुमावत, जिसे हमने पढ़ा था कि उसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसे हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल था उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी। राजस्थान की एकीकरण का जो 5वां चरण था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान 15 मई 1949 को हुआ। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कर संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का निर्माण किया गया। शंकर देव समिति थी जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में किया गया था। शोभाराम कुमावत जो कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, उन्हें हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। अगला छठा चरण षष्ठम चरण। इस चरण में हमारे भूभाग का नाम राजस्थान हो गया था। कब हुआ? जब सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में किया गया तब इसका नाम राजस्थान हो गया था। ये चरण हुआ कब था? ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी दिन हमारे भूभाग का नाम राजस्थान हुआ था।
ठीक है, अब हमें इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सिरोही रियासत एकमात्र रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण, छठा चरण और 7वें चरण में मिला जाए। छठे चरण में कौन सी सिरोही का विलय होता है, जिसमें आबू, देलवाड़ा व नवासी गांव, ये जो गांव थे ये गुजरात में मिला दिए जाते हैं, क्योंकि सिरोही की मांग गुजरात में मिलाने के लिए भी की जा रही थी और राजस्थान में मिलाने के लिए भी की जा रही थी। क्यों की जा रही थी, क्योंकि गुजरात में हमने माउंट आबू में या सिरोही में हमने पढ़ा है कि देलवाड़ा में जैन मंदिर है। तो गुजरात वालों का ये तर्क था कि भाई हमारे जो जैन परिवार हैं वो उन जैन मंदिरों में जाते हैं। इसके अलावा उनका दूसरा तर्क था कि जो सिरोही के राजा हैं उनका गुजरात के राजाओं के साथ पारिवारिक संबंध है या उनकी रिश्तेदारी है उनके साथ, इसलिए जो सिरोही है उसका विलय गुजरात में किया जाना चाहिए। अब राजस्थान के लोगों का क्या तर्क था, राजस्थान के लोग कह रहे थे कि सिरोही जो है वो राजपुताना का हमेशा से भाग रहा है और राजस्थान के राजाओं का निवास स्थान भी रहा है, एकमात्र हिल स्टेशन है ये राजस्थान में, इसलिए सिरोही का विलय जो है वो राजस्थान में किया जाए। इसलिए इस विवाद को सुलटाने के लिए या इसका समाधान निकालने के लिए इस प्रकार का विलय किया गया कि आबू, देलवाड़ा और नवासी गांव तो गुजरात में मिला दी और शेष पूरी सिरोही राजस्थान में मिला दी गई। इसके बाद इस अनुचित विलय पर बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया कि सिरोही को संपूर्ण रूप से राजस्थान में मिलाया जाए। तो इन 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि सिरोही के राजस्थान में विलय के लिए जो आंदोलन हुए थे उनमें निम्न में से कौन से नेता संबंधित हैं, तो बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट का संबंध उस आंदोलन से रहा है कि जिसमें वो सिरोही का विलय राजस्थान में करना चाहते हैं। इसके बाद आता है 7वां चरण। 7वें चरण के बारे में हम देखें तो 7वां चरण होता है राजस्थान में कब हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। 7वें चरण की जो दिनांक थी इसमें भी राजस्थान ही रहता है। दिनांक जो थी वो थी 1 नवंबर 1956। अब इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जो मांग हमने 1950 से कर रहे थे कि आबू, देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया जाए, तो वो विलय राजस्थान में कर दिया गया। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, अभी तक उसका विलय राजस्थान में नहीं हुआ था, तो उसका विलय भी राजस्थान में कर दिया गया। इसके अलावा एक क्षेत्र था जो कि मध्य प्रदेश के पास था, सुनेल टप्पा, इसका विलय भी राजस्थान में कर दिया गया। ठीक है, ये विलय राजस्थान में किए गए। एक क्षेत्र था राजस्थान के पास सिरोंज, जिसे हमने मध्य प्रदेश को दे दिया, इसका विलय एमपी में कर दिया। ये सिफारिश किसकी थी, तो ये सिफारिश थी राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर यह जो चरण था इस कंप्लीट होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसमें कौन कौन सदस्य थे, तो उसमें फजल अली था जो कि इसके अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पन्नीकर थे। पन्नीकर इसमें थे। ये 3 आदमी इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं, आगे है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जो थे वो अजमेर मेरवाड़ा से सीएम थे। यहां पर 30 सदस्यों की एक धारा सभा चलती थी, उसके ये सीएम थे। इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय हो रहा था उसका विरोध किया था। इसके बाद अजमेर में और जयपुर में राजधानी को लेकर विवाद हो जाता है। राजधानी को लेकर विवाद होता है। इसके लिए जो समिति बनाई जाती है वो सत्यनारायण राव समिति गठित की जाती है और इस समिति की सिफारिश पर जयपुर में राजधानी स्थापित की जाती है। ठीक है, अब तक हमने 3 समितियां पढ़ी। जब जयपुर के साथ जोधपुर का विवाद हो तो आएगी बी.आर. पटेल समिति, और जब जयपुर के साथ अजमेर का विवाद हो तो समिति आएगी सत्यनारायण राव समिति। अब एक हमने पढ़ा था मत्स्य संघ का विलय भी किया जाता है। मत्स्य संघ का विलय किया जाता है, उस समिति का नाम था शंकरदेव समिति। एक समिति और आती है राजस्थान आंदोलन समिति, जो राम मनोहर लोहिया ने बनाई थी। क्यों बनाई थी, राजस्थान की जो रियासतें बची हुई थी उनका जल्दी से जल्दी राजस्थान में विलय करने के लिए उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था। तो कुल मिला के 4 समिति पढ़ी हमने। एक आयोग पढ़ा राज्य निर्वाचन आयोग। इसके साथ साथ हमने जो इसमें पढ़ा है वो 7 चरण पढ़े। अब एक बार हम देखें तो 7 चरणों का मोटा मोटा हम देख लेते हैं। पहला चरण 18 मार्च 1948, दूसरा चरण 25 मार्च 1948, तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, चौथा चरण 30 मार्च 1949,
पांचवा चरण 15 मई 1949। छठा चरण 26 जनवरी 1950 और सातवां चरण 1 नवंबर 1956। ये 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण होता है। ये सारी दिनांक आपको याद होनी चाहिए। सारी की सारी जो सातों की सातों दिनांक है वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। इसी दिन जो 1 नवंबर 1956 है उसमें वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आता है और राज्य प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाता है और राजस्थान में राज्यपाल पद लागू किया जाता है। ठीक है, गुरमुख निहाल सिंह पहले राज्यपाल बनते हैं। ये आप सब पॉलिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि पहले चरण का नाम क्या था। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था राजस्थान संघ। तीसरे का नाम था संयुक्त राजस्थान। चौथे का नाम था वृहत राजस्थान। पांचवे का नाम था संयुक्त वृहत्र राजस्थान। छठे का नाम था राजस्थान। सातवें का नाम था राजस्थान। इसके बाद हम एक बार राज्य प्रमुखों का विश्लेषण कर लेते हैं। पहले चरण में राज्य प्रमुख थे उदयभान। दूसरे चरण में थे भीम सिंह। तीसरे चरण में थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। चौथे चरण में थे जयपुर महाराजा मान सिंह और उसके बाद मान सिंह ही राज्य प्रमुख रहते हैं 7वें चरण तक। भूपाल सिंह के साथ एक नाम और जोड़ लें आप, महाराज प्रमुख भी अगर नाम आ जाता है कि कौन से ऐसे राजा रहे जो महाराज प्रमुख भी रहे तो महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, और प्रधानमंत्री देखें तो पहले चरण के थे शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के थे गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण के थे वर्मा जी, माणिकलाल वर्मा। चौथे चरण के थे शास्त्री जी। 4 हमने समितियां देखी। BR पटेल समिति, सत्यनारायण राव समिति, शंकर देव समिति और राजस्थान आंदोलन समिति। जयपुर जोधपुर राजधानी विवाद, सत्यनारायण राव जयपुर अजमेर राजधानी विवाद, शंकर देव मत्स्य संघ का विलय और ये राजस्थान आंदोलन समिति शेष रियासतों का जल्दी विलय के लिए बनाई गई थी। ये हमारी टोटल आज की क्लास थी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अगली क्लास में उन्हें सोल्व करने की कोशिश करूं। आप वीडियो या रिवीजन के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।